बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दो दनादन, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर यह बड़ी खबर सामने आई है जो आपके सामने रख रहे हैं। एसीएस सिद्धार्थ का बड़ा बयान, इस पर ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया अभी जारी। एसीएस का ये बयान आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई रोक नहीं, अब तक 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर। टीआरई 3 के बचे अभ्यर्थियों की भी भर्ती जल्द होगी, इस बात की जानकारी दी गई। पुरुष अभ्यर्थियों का भी जल्दी ट्रांसफर होगा। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, जानकारी विस्तार से दीजिएगा इस खबर को लेकर, क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ ने कहा कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ट्रांसफर प्रक्रिया अभी फिलहाल जो दिखाई दे रही है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात जो हर शनिवार वो करते हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अब किसी प्रकार के जो ट्रांसफर को लेकर जो रूमर्स हैं कि ट्रांसफर रुक गया है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी जानकारी दे दें कि ट्रांसफर प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है और जो भी अंतर जिला हैं या सेम जिला वाले हैं उनका ट्रांसफर होगा। उन्होंने जो आंकड़ों को लेकर जो कहा है कि 80,000 शिक्षकों का अब तक ट्रांसफर हुआ है। 1 से लेकर 6 कैटेगरी में अधिकांश लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग जो छूट गए हैं, जो 30 जून तक जो ज्वाइन नहीं किए थे, उनके लिए विचार किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। लेकिन जो बाकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है टीआरई 3 को लेकर, उसमें भी कुछ कहीं बचे हुए लोग हैं, जैसे एनआईओएस डीएलएड वाले हैं। लगभग उनकी संख्या 122 बताई गई है। जो शिक्षक अभी ज्वाइन करेंगे और जो खाली पड़े पद हैं उस पर जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग होंगी, उसके बाद जो है जो सक्षमता पास हैं या बीपीएससी वाले टीचर हैं, उनका ट्रांसफर शुरू होगा। लेकिन कई स्कूलों में खासकर जो विषयवार टीचर्स की संख्या है, कहीं बहुत ज्यादा है, तो कहीं पर जो है शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है, जहां पर अभी ट्रांसफर में रोटेशन करना है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी पुरुष टीचर हो या अंतर जिला महिला टीचर हो या सेम जिला महिला टीचर हो, यानी 1 से लेकर 12 तक के, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तमाम कैटेगरी के शिक्षक हैं जो बचे हुए हैं, उनका ट्रांसफर होगा। और जो इशारा एसीएस ने दिया है, इसी महीने में ट्रांसफर होगा और इसको लेकर अलग अलग टीमें काम कर रही है, ये भी बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर एक्सरसाइज जारी हो और ये भी कहा है कि पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है, यानी शिक्षकों को पता होनी चाहिए कि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसको लेकर जो अभी लेकिन रजनीश, भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन संशय की स्थिति कैसे बन जा रही है कि जिनका ट्रांसफर होना है, जिनकी नियुक्ति होनी है, उनको इसको लेकर शक है और लगातार इसको लेकर हमने प्रदर्शन और नाराजगी भी देखी है। अब बिल्कुल देखिए, गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं और अंतर जिला में खासकर या सेम जिला वाले जो हैं उनका ट्रांसफर अभी तक नहीं हो सका। तो स्पेशल कैटेगरी वालों को चांस मिल गया है, लेकिन जो दूसरे जिला में है 300 और 400 किलोमीटर में, तो उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे ही अंतर जिला जो है महिला हो या फिर पुरुष हो, या सेम जिला में जो महिला या पुरुष हो, तो कई लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष का आक्रोश है, क्योंकि पुरुष का अब तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो बीच में गैप हो गया है और लगभग 20 दिनों से जो है शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजों को लेकर गुस्सा भी है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, सभी जगहों पर शिक्षक जो है नाराजगी जाहिर करते हैं। तो आज एसीएस ने ये बात कही है कि ट्रांसफर रुका नहीं है, लेकिन कोई डेट नहीं दिया है, जिसको लेकर संशय बरकरार है। हालांकि जुलाई महीने है और इंतजार करना जरूरी है कि जुलाई के लास्ट तक में ये देखने को मिलेगा कि पुरुष हो या फिर महिला हो, चाहे वो अंतर जिला वाले हों या सेम जिला वाले हों, ट्रांसफर कहीं ना कहीं इस महीने में संभव दिख रहा है। जी बिल्कुल। रजनीश, टीआरई 3 के बचे हुए अभ्यर्थियों की भी जल्द भर्ती होगी, ये बात भी कही गई है और देखना होगा कि ये सब कुछ कब तक हो पाता है। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक अपने आप से बंद हो गए थे, जिससे प्लेन क्रैश होने की नौबत आ गई। एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत खो दी थी। उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड के बाद ही हादसे का प्लेन शिकार हो गया। इस दौरान उड़ान भरने के बाद विमान सिर्फ 9 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हादसा दोपहर 1:39 पर हुआ था। विमान अहमदाबाद के बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था।
और अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद होने की रिपोर्ट सामने रखी गई। और इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने इंजन बंद कर दिया। दूसरे ने जवाब दिया था नहीं। और हादसे से पहले विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की ऊंचाई पर मिला है, जो कि उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल यानी कि इमरजेंसी मैसेज भेजा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब एटीएस से नहीं मिला था। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान से कई ब्लैक बॉक्स के अलावा कई चीजें बरामद हुई हैं और इसमें विमान का फ्लैप हैंडल, लीवर और लैंडिंग गियर भी शामिल है। इसके साथ ही फ्यूल कंट्रोल स्विच और थ्रस्ट लीवर भी मिला है। और देखिए, जांच रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसमें तकनीकी कारणों और स्थिति के अनुसार पायलट के द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख है। इंजन का स्विच अपने स्थान पर था जहां होना चाहिए, और अगर इंजन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो वो तब होता है जब इंजन फेलियर हो, तो उसकी एक प्रक्रिया है। तो ये कह देना कि इंजन ऑफ कर दिया गया, वो गलत है। कप्तान सब्रवाल बहुत ही सुलझे हुए कप्तान थे और उनको पता था कि विमान में क्या हो रहा है, और बड़े अनुभवी विमान के कप्तान थे। इसलिए स्विच ऑन ऑफ के प्रक्रिया को आप लोग बार बार गलत ना समझे, वो प्रक्रिया का अंग था। और जब इंजन में पावर नहीं दिखेगा तो कप्तान उस कदम को उठाएगा। ये बोइंग कंपनी के विमानों के लिए है, एयरबस की इसकी प्रक्रिया वो अपने आप होता है। तो आगे की जांच में इस रिपोर्ट से कितनी मदद मैं इसके बारे में आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर आपको उत्तराखंड से देते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो देखने को मिला। यहां लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा और इस लैंडस्लाइड की वजह से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। सड़क पर मलबा आने की वजह से इस वक्त रास्ते भी बंद हैं। अब मंडी से खबर, जहां मंडी में पंडोह डैम के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ। ढयोट के पास पहाड़ी से भारी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। हालांकि प्रशासन रोड खोलने में जुटा है। जेसीबी मशीन के जरिए मलबा और पत्थर हटाने का काम हो रहा है, लेकिन भूस्खलन की वजह से इतना मलबा आया है कि रोड को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां जम्मू में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया है। डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कल ही सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं और इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सेना ने हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी है। साथ ही लोगों से सेना ने अपील भी की है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अमरनाथ यात्रा में दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से यात्रियों का 10वां जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर गजब का जोश और उत्साह दिख रहा है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में कल शाम तक 1,63,000 से ज्यादा यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। पिछले साल कुल 51 दिन तक चली यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था और इस बार 10 दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या 1,63,000 को पार कर चुकी है, जिससे इस बार नया रिकॉर्ड बनने का अनुमान है। और वहीं देखिए, पीएम मोदी ने रोजगार मेले के दौरान युवाओं को एक बड़ी सौगात दी। पीएम ने 51,000 से नियुक्ति पत्र बांटे। 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है बिना पर्ची बिना खर्ची। असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की
सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है कि आज जब देश में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ये आंकड़ा 11 लाख का आंकड़ा छू लिया। 11 लाख। और जो संकल्प मोदी जी ने देश की जनता के साथ किया, एक एक संकल्प धरातल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मधुबनी से। ये बड़ी खबर, डायल 112 की टीम पर पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस की हवाई फायरिंग वहां पर देखने को मिली। मधवापुर के पिरोखर की ये घटना बताई जा रही है। शराब तस्कर की मौत के बाद ये सब कुछ हुआ है। डायल 112 की गाड़ी से टक्कर हुई थी और टक्कर में दूसरा तस्कर भी घायल हो गया। NH 552 पर शव रखकर बवाल किया गया। देखिए तस्वीरें उस वक्त की है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। पुलिस के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की। पूरे मामले में एक SI सस्पेंड हो चुके हैं। SP योगेंद्र कुमार ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पथराव के बाद पुलिस की हवाई फायरिंग भी वहां पर हुई और इससे पहले तस्कर को पकड़ने पुलिस गई थी, लेकिन तस्कर की मौत के बाद ये सब कुछ वहां पर हुआ है। और पटना एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन समेत पूरे परिसर को उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया और इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है। इस बार पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन समेत पूरे परिसर को उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में दिखी। पटना एयरपोर्ट की तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पटना मेट्रो ट्रेन का पहला रैक पहुंच चुका है और बिहार के लोगों को जल्द ही पटना मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है। 15 अगस्त से मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात से मेट्रो ट्रेन का पहला रैक लाया गया है। गुजरात की कंपनी एल्स्टॉम कंपनी का निर्माण इसका कर रही है और कोच को विशेष ट्रेलर से पटना पहुंचाया गया। पटना मेट्रो में 2 लाइनें और 24 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई जो बताई जा रही है 30.91 किलोमीटर है, यानी कि 31 किलोमीटर के आसपास ये पूरा ट्रैक होगा। और इस साल पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। अगले महीने 15 अगस्त को पहले चरण के तहत 6 किलोमीटर मेट्रो पर लोग सफर कर सकते हैं। मेट्रो डिपो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ट्रैक बिछ गए हैं। ऊपर बिजली का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जहां पर जल्द ही मेट्रो का ट्रायल होगा। और बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार लोगों को ये बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। महिला आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत पेंशन बढ़ाने के बाद सरकार अब 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने पर काम कर रही है। वित्त विभाग से इसको मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगनी बाकी है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने बिहटा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने पटना बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही बिहटा में SDRF कैंपस का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। और देखिए, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। वो हमारे नेता हैं, आगे भी रहेंगे और सीएम भी रहेंगे। बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग की बैठक पर कहा कि उनका कोई जनाधार नहीं। हम पूरी तौर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज तक चले हैं, आगे भी चलेंगे और हमें उनके नेतृत्व पर, उनकी क्षमता पर, उनके कार्यकुशलता पर, उनके सोच पर पूरा भरोसा है। और इसको पूरी तरह से खारिज किया जाता है कि कहीं और भी अगर कोई बयान आता है तो बिल्कुल मैं आपको आधिकारिक तौर से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार गठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं जनता और सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है। और अगला विधानसभा का चुनाव जो हम पूरी ताकत के साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिन्होंने बिहार में एक बड़ा परिवर्तन किया है। और वहीं बिहार बंद के दौरान कई जगहों पर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगे, विवादित नारेबाजी की गई, जिस पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई बहुत झेल चुका है, अब राज्य में सिर्फ विकास की जरूरत है। बिहार जो है
अगड़ा पिछड़ा की इस लड़ाई का भुगतान भर चुका है। इसमें किसी का कल्याण नहीं है। बिहार की लड़ाई अगर है तो गरीबी के खिलाफ है। बिहार की अगर लड़ाई है तो हमारे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है उसके खिलाफ है। बिहार की अगर समस्या है तो पलायन रोकने में है। बिहार की समस्या अगड़ा पिछड़ा में नहीं है और फिर से राजद उसी मुद्दे को, उसी घाव को कुरेद रहा है जो समाज के लिए एक अभिशाप है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। तेजस्वी यादव के आवाज पर यह बैठक चल रही है। गठबंधन के सभी घटक दल शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ये 5वीं बैठक है जिसमें सीटों के फॉर्मूले को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है और इसके साथ ही घोषणा पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पार्टियों ने सीटों को लेकर दावेदारी की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंपी है, जिस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव और इसके साथ ही गठबंधन के बड़े नेताओं को फैसला लेना होगा। अलग अलग कैसे आगे बढ़ना है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में पॉजिटिव चर्चाएं हों और आगे का रणनीति तैयार को लेकर भी बातचीत हो सकती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और उसके बाद जो है सारे उप समितियों का बैठक है और बैठक हर बार सकारात्मक मोड़ लेती है और हम आज उस निर्णय पर आज लोग पहुंचने वाला। देखिए क्या बात होती है, कुछ तो सीट पर बतियाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अभी SIR है और इसके अलावा जो विभिन्न उप समितियां हैं उस पर हम लोग कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। आप लोग अपने तरफ से प्रपोजल देंगे? प्रपोजल हम लोगों ने सब पार्टियों ने दे दिया है। जाहिर है चुनाव है सामने, चुनाव के मुद्दों पर बातें होंगी, मैनिफेस्टो वो सारी बातें होंगी। हर तरह की बात चुनाव को लेकर ये चुनाव को लेकर के, चुनाव के लिए ही समन्वय समिति बनाया गया, वो सारी बातें हो रही हैं। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मतदाता पुनरीक्षण में लापरवाही का मामला देखने को मिला। लापरवाही के आरोप में कार्रवाई हुई है। DEO ने किया निलंबित। 3 शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। एक शिक्षक के वेतन पर रोक लगा दी गई है। मुशहरी के भगवानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जानकारी इस बात की मिल रही है कि मतदाता पुनरीक्षण में लापरवाही किया गया और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। लापरवाही के आरोप में कार्रवाई हो चुकी है। DEO ने निलंबित किया। 3 शिक्षकों का निलंबन हो चुका है। एक शिक्षक के वेतन पर रोक लगा दी गई है। मुशहरी के भगवानपुर का ये मामला बताया जा रहा है। मतदाता सत्यापन लगातार चल रहा है और देखिए उसी कड़ी में लापरवाही की बात सामने आई है और 3 शिक्षक लापरवाही के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं। एक शिक्षक के वेतन पर रोक लगाई गई है। मुशहरी के भगवानपुर का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर गड़बड़ी की गई और गड़बड़ी के बाद DEO ने 3 शिक्षकों को निलंबित किया है। और देखिए नेपाल में हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से कई इलाकों में नदी पर बनाए गए चचरी पुल पानी की तेज धारा में बह चुके हैं, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। रून्नी सैदपुर प्रखंड में बागमती नदी में बनाए गए चचरी पुल के बह जाने की वजह से 12 से ज्यादा गांवों में यातायात व्यवस्था भी ठप है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के वजह से सीतामढ़ी से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से कई जगहों पर यातायात की समस्या गंभीर हो गई है और लोगों ने जो नदी में चचरी पुल बनाया था वो पानी की तेज धारा में बह चुका है। सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर प्रखंड के बागमती तटबंध की तस्वीर है जहां बागमती तटबंध के उस तरफ रक्सिया, तिलकताजपुर समेत तकरीबन आधा दर्जन ऐसे गांव है जिसका एकमात्र आवागमन का सहारा यह चचरी पुल हुआ करता था। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, पानी की तेज धार में चचरी पुल बह गया है और लोगों को फिर से एक बार परेशानी झेलनी पड़ेगी। बहुत परेशानी है। नाव तो था नहीं, ग्रामीणों ने अपना नाव व्यवस्था करके अभी आवागमन शुरू है, लेकिन बहुत समस्या है। कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, आने जाने का साधन नहीं है। पूरी तरह से बंद है।
यहाँ तो बहुत परेशानी है। 1-2 गांव है रहता तो एक बात है, बहुत सारा गांव है, करीब 6-7 गांव है। अब 6-7 गांव वाले को जो सबका रूट यही है। हम लोग के तो बहुत दिक्कत है, हम लोग के तो पुल चाहिए कम से कम। चचरी पर हर साल कितना खर्चा करते हैं? कम से कम 2.5-3 लाख रुपया चला जाता है इसमें। है जो स्थानीय लोग हैं वो सरकार से पुल का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से लोगों का यह डिमांड है कि यहाँ पर पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि जो लोग नारकीय जीवन जीते हैं उससे उनको हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।